वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस। कॉमर्स एक्सेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मुझे बताते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि हम लोगों ने सेबी ग्रेड ए के लिए जो बैच लॉन्च किया था उसकी आज की एक पहली क्लास है। तो आज हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने कंपनी लॉ को हैंडल करेंगे, हमको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि कंपनी लॉ तो भैया बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन सेबी आपके ऊपर एक उपकार करता है। इसका मतलब यह है कि सेबी को जो जो चीजें चाहिए सेबी अपने आप ही उन चीजों को बता देता है कि मुझे भैया सारा का सारा कंपनी लॉ नहीं चाहिए, मुझे कुछ कुछ चैप्टर्स चाहिए उसमें से, और वो चैप्टर्स में से हमको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि लॉ, अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ जनरली देखा जाए तो बहुत बड़ी एक टर्म हो जाती है। एक टर्मिनोलॉजी मतलब ऐसी है कि जिसमें सब कुछ ही समा जाता है, मतलब सबको अपने आप में समावेश कर लेता है। जैसे कि कंपनी लॉ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसने 1956 को रिप्लेस करके अभी 2013 वाला हमारा नया वाला आया है। जैसे कि आपको इसमें दिख भी रहा होगा, मैंने लिखा भी हुआ है कंपनी लॉ 2013, ठीक है। तो हम लोगों को 2013 वाला ही पढ़ना है, और इसमें क्या क्या पढ़ना है वो चीजें मैं अभी आपको बता दूंगा। ओके, तो जो भी बच्चा को ये नया है, पहली बार आज हमारे चैनल के साथ में जुड़ रहा है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने सेबी ग्रेड ए के लिए, जो कि 2022 हमारा टारगेट है, जो कि अभी आपका फैब में होने वाला है, उसके लिए एक बैच लॉन्च किया है जो कि आपका क्रैश कोर्स टाइप का होगा, ठीक है। इसका भी जो आपका वैलिड ऑफर जो है ये रहेगा आपको 15 जनवरी तक, जिसमें आपको 1499 पे करना है। मतलब कि अगर देखा जाए तो 1499 रुपए आपको पे करने हैं। कब तक? 15 जनवरी तक। उसके बाद में अगर आप लोगे, ठीक है, तो आपको कितना 17 जनवरी आपको 1999 पे करना पड़ेगा। और इसमें आपको हम लोग क्लास में क्या क्या देंगे, एक तो आपको मिलेगा डेली क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, डेली लाइव इंटरेक्शन होगा हम लोगों का, 30 मिनट पे क्लासेस होंगी अपनी, डेली क्लास की पीडीएफ्स होंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, जो भी कुछ हम लोग डेली के डेली पढ़ते जाएंगे, ठीक है, उसके क्वेश्चंस वहां पे आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलेंगे, सो दैट कि आपको रियल टाइम जैसा कि आपका एग्जाम में मतलब होने वाला है आपका सिनेरियो, वैसा ही आपको वहां पे प्रैक्टिस भी हो। और उसके बाद में फिर आपको जो भी हमारे बुक्स, जैसे कि कंपनी लॉ खत्म हुआ तो पूरी पूरी उसकी एक ई बुक मिल जाएगी, सो दैट कि आप बाद में जब रिवीजन करने के लिए बैठे तो आप उसको अच्छे से रिवीजन कर लें, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक 30 दिन का कोर्स रहेगा, और हम लोग इसमें आपको पूरा का पूरा कॉमर्स, बैंकिंग, जीए और इंग्लिश, ठीक है, हमारे 3 ही सब्जेक्ट्स हैं। वैसे तो क्या क्या है, एक तो कॉमर्स का जो भी कोई आपका सेक्शन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कॉमर्स के बैकग्राउंड से हैं या बीटेक हैं या फिर आपके इसमें एलएलबी है या फिर कोई भी अदर मास्टर्स डिग्री है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो आपका जो बैकग्राउंड जो है वो कॉमर्स का ही बन जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दूंगा कॉमर्स की क्लासेस, बैंकिंग, जीए जो आएगा इसमें सिलेबस में, ठीक है, वो रहेगा। और उसके बाद में फिर मैम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी इसमें, ठीक है। तो हमारे इसमें 3 सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। आपको कितना पे करना है? 1499 पे करना है, अगर आप 15 जनवरी तक लेते हैं तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपनी किसकी, कंपनीज लॉ की। तो कंपनीज लॉ में देखो, आपको पूरा का पूरा नहीं पढ़ना, ठीक है, कुछ कुछ चीजें आपसे बोली गई जो कि आपको मतलब कुछ चीजें ऐसे डिफाइन कर दी गई सेबी के द्वारा जो कि आपको पढ़ने हैं। तो वो हम लोग चैप्टर्स नीचे देख लेते हैं अपने। उससे पहले कंपनीज लॉ के बारे में कुछ छोटी सी आपको बातें मुझे बतानी है, जो फैक्ट्स हैं हमारे कंपनीज लॉ के, ठीक है, ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कंपनीज लॉ 1956 में और 2013 वाले में क्या फर्क था। तो अभी हम जो लेटेस्ट जो पढ़ते अपना 2013 होता है, इससे पहले जो था वो 1956 था, ठीक है। अब देखो 2013 वाले में जो है इसमें 7 शेड्यूल्स हैं हमारे, ठीक है, 7 शेड्यूल्स हैं। वहीं पे 1956 वाला जो था हमारा ये बहुत ज्यादा बड़ा, मतलब कि एक तरीके से हम देखें तो इसका लगभग डबल ही था, ठीक है। तो इसके अंदर कितने शेड्यूल्स थे बेटा? 15 शेड्यूल्स थे। सबसे पहली बात तो हमको ये याद रखनी, 2013 में 2013 कंपनीज एक्ट में कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 7 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। ये याद नहीं भी रखो तो कोई बात नहीं, बस मैंने आपको एक कंपैरिजन करके बता दिया, बट आपको 2013 वाला याद रखना है। बाकी 2013 में कितने सेक्शंस हैं? तो अगर हम सेक्शंस की बात करें तो इसमें कुल मिला के 470 सेक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। 470 सेक्शंस जो हैं ये अलग अलग डिवाइड हैं 7 शेड्यूल्स में। और फिर अगर हम 1956 की बात करें तो इसके अंदर लगभग थे 658, कितने थे? 658 सेक्शंस थे, ठीक है। तो देखा जाए तो 1956 बहुत बड़ा एक था, ठीक है। इसको एक छोटा करके और बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो किया गया वो हमारा 2013 था। तो ये बहुत ही ज्यादा भारत सरकार ने अच्छा काम किया था कि 2013 का क्या लेके आया, कंपनीज एक्ट एक नया वाला लेके आया। अब देखो इसके बाद में जो 2013 में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आई, जो हमको रिमेम्बर याद रखनी है, अपने दिमाग में बैठा लेनी है, और इसके बाद में ये हमारे सिलेबस में भी है, तो वो हमारी आई एनसीएलटी। क्या आई बेटा? एनसीएलटी। एनसीएलटी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगा, नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। मतलब कि जो हमारी कंपनी जो थी इनके लिए अलग से ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, ठीक है,
सो दैट क्या हो कि हमारे कभी भी कोई भी कंपनी जो है जब वो वाइंडिंग अप मतलब प्रोसेस में जाती है तो वो किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ना जाकर के किस में जाए, एनसीएलटी में जाए, और यहाँ पे उसकी जो प्रोसेस जो है वो सिंप्लीफाइड हो सके। और जो एनसीएलटी का जो काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनीज इसको ही देखना है, मतलब कंपनीज की जो काम जो है सिर्फ इन्हीं को देखना है। तो इससे ये होता है कि प्रोसेस जो है वो फास्ट हो गई थोड़ा, है ना, प्रोसेस जो थी वो फास्ट हो गई। और उसके बाद में एक सिंपल भी मतलब मिल गया कि आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं भाग भाग के जाना, आपको कहाँ पे जाना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीएलटी में चले जाओ भाई, यहाँ पे जाके सिंपली से काम अपना करवा लो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्क था एनसीएलटी जो इसमें नई जो चीज आई, और एनसीएलटी आपके सिलेबस में भी है। बाकी इसमें और भी बहुत सारी चीजें नई आई थी जो हम लोग जब पढ़ते जाएंगे तो उसमें बताते जाएंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2013 की, ये 3 चीजें याद रखेंगे मेरे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो भैया देखो, सबसे पहले चैप्टर 3 का आ गया। चैप्टर 3 में अगर हम बात बोले तो इसमें क्या क्या है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, चैप्टर 3 की अगर हम बात करें तो आज जो हम लोग इस वाली क्लास में जो पढ़ने वाले वो हमारा होगा प्रोस्पेक्टस। ठीक है, क्या होगा, प्रोस्पेक्टस। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं थोड़ा सा अपने कॉपी पेन को निकाल के बैठ जाओ, क्योंकि प्रोस्पेक्टस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, इससे क्वेश्चन आना 100% तय है, इतनी बात को ध्यान में रखो। ठीक है, प्रोस्पेक्टस में एक पहले तो हम लोग पढ़ेंगे पूरी पूरी थ्योरी, और फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, क्या क्या चीजें आपको अपने याद रखनी है और किन किन चीजों का नोट बनाना है। तो प्रोस्पेक्टस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर थोड़ी बहुत चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे कि प्रोस्पेक्टस हो गया, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज हो गया, ठीक है, शेयर्स एंड शेयर कैपिटल हो गया, कॉल्स एंड फोरफीचर ऑफ शेयर्स हो गया, है ना, ये सब इसी का ही एक पार्ट है। ठीक है, और हम देखें तो ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज हो गया, मतलब कि सिक्योरिटी जो है उसको किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, ये भी सब इसमें इंक्लूड होता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो चैप्टर 3 के अंदर हमको 3 चीजें पढ़नी, 5 चीजें पढ़नी है। ठीक है, 2 चीजों में 5 चीजें इंक्लूड है अपने आप। फिर अगर हम बात करें चैप्टर 4 की, तो ये हमारा शेयर है, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स। ठीक है, तो शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स की बात करें तो इसमें सिर्फ हमको यही पढ़ना है, ये हमारा ऊपर वाले उसमें इंक्लूड भी हो जाता है। जैसे शेयर्स की अगर हमने जब बात की थी तो हम लोग डिवेंचर्स वगैरह कि कितने टाइप के हमारे शेयर्स होते हैं, स्वेट इक्विटी क्या होती है, ठीक है, कब कौन से सिक्योरिटीज को शेयर्स को हम लोग इशू कर सकते हैं, तो ये सब कुछ हम लोग उसमें पढ़ लेंगे अपने। डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें डिक्लेरेशन तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पेमेंट ऑफ डिविडेंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेमेंट ऑफ डिविडेंड से ये चीज पूछी जाती है कि कौन से हमारे ऐसे रिजर्व्स हैं, कौन से हमारे रिजर्व्स हैं जिनसे हम लोग अपने पेमेंट को एंड मतलब डिविडेंड की पेमेंट कर सकते हैं, या फिर हमको एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी, या फिर जनरल मीटिंग में ही बता देंगे, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग होगी, एजीएम ईजीएम कौन सी होगी, उसमें हम लोग पेमेंट को डिसाइड करेंगे अपने। ठीक है, पेमेंट कितना % जाना चाहिए, पेमेंट प्रीवियस ईयर का अगर रुका हुआ है तो उसका पेमेंट कितने दिनों में करना है, ये सारी चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं। फिर हमारा चैप्टर 10 जो आ जाता है ऑडिट एंड ऑडिटर। सेबी को अगर मेन देखा जाए तो सेबी को काम जो है वो ऑडिट एंड ऑडिटर से है। ठीक है, डिविडेंड से है एंड शेयर कैपिटल से है, मेन काम तो सेबी का यही है। एंड प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, मेन काम सेबी का यही है कि प्रोस्पेक्टस किस तरीके से आ रहे हैं किसी भी कंपनी के, तो सेबी इन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देता है। सेबी क्या करता है, इन पे थोड़ा ज्यादा सा ध्यान दे देता है। हमको ये वाले 4 चैप्टर्स तो अपने बहुत ज्यादा अच्छे से करने हैं। ऑडिट एंड ऑडिटर्स की बात अगर की जाए तो इसमें है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। ठीक है, कंपलसरी क्या है ऑडिटर्स को, मतलब कब रोटेशन कब करनी है, किसी भी एक ऑडिटर की कितने ड्यूरेशन हो सकती है। ठीक है, उसकी एलिजिबिलिटीज क्या है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, कौन से पर्संस ऐसे हैं जो एलिजिबल तो हैं बट वो क्वालिफाई नहीं है, एलिजिबल है क्वालिफाई नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सब कुछ हम लोग अपनी क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स, ये बहुत ज्यादा कोई बड़ा या हार्ड टॉपिक नहीं है, ये थोड़ा इजी सही टॉपिक है। मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, ठीक है, ये एक अच्छा टॉपिक हो जाता है जब हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारी बोर्ड्स की मीटिंग क्या होती है, मतलब कि किस तरीके से मीटिंग होगी, क्या रेजोल्यूशंस लिए जाएंगे, टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग्स क्या होगी, किस तरीके से हमको वोटिंग करनी होती है, अगर कोई पर्सन एब्सेंट है तो किस तरीके से अपनी वोटिंग को दे सकता है। ठीक है, ये सारा हमारा मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स में आ जाता है। फिर हमारा आता है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया था, या फिर जिसको हम लोग एपीलेट ट्रिब्यूनल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमको ये सारी चीजें इसके अंदर पढ़नी है। टॉपिक्स देखो कंपनीज लॉ में बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि कंपनीज लॉ बहुत बड़ा है। ठीक है, देखा जाए तो बहुत ज्यादा बड़ा है, बट उसमें से हमको बस इतनी ही चीजें पढ़नी है। उसमें भी मेन जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो हमारी ये पहली 4 हैं। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ाएंगे। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस के लिए अपना थोड़ा सा दिल खोल के, मतलब ऐसा सोचने कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमको जिंदगी भर याद रहे। ठीक है बेटा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमको जिंदगी भर याद रहेगा। मैं आपको बताऊं काइंड्स ऑफ कंपनीज, कंपनी का क्या है, तो ये सब कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाले।
ठीक है, तो हम लोग बेसिक में नहीं जाएंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि अब तक दिन भी कम बचे हुए हैं। ठीक है, और देखो मेरी क्लास जो रहेगी वो बाइलिंगुअल मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपको इंग्लिश का पेपर भी देना है। कौन सा वाला? जो हमारा डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होगा मेंस में, वो आपको इंग्लिश का देना है। तो उसके लिए कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हमारी होती है जो इंग्लिश में ही होती है। ठीक है, क्वेश्चंस आपको जो आएंगे वो फाइनेंस से रिलेटेड ही आएंगे। फाइनेंस से रिलेटेड ही आएंगे, तो इसके लिए आपको ये वाली टर्मिनोलॉजीज को याद रखना है, इंग्लिश वाली। तो इसके लिए मेरी जो क्लास रहेगी वो इंग्लिश में रहेगी, बाकी मैं आपको हिंदी में समझाता रहूंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग आज चैप्टर 3 अपना स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, सेक्शन 2 जो है, एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी एक्ट हो या कोई भी लॉ हो, उसके अंदर सेक्शन 2 जो है वो क्या करता है, हमेशा डेफिनेशंस को डिफाइन करता है। ठीक है, किसी भी चीज को डिफाइन जो किया जाएगा वो किस में किया जाएगा, सेक्शन 2 में किया जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, मानो कि चलो उसका सब सेक्शन अलग अलग होते हैं सबके, लेकिन सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन होता है। क्वेश्चन मानो कि ऐसा आ गया कि किसमें कंपनीज एक्ट के प्रोस्पेक्टस को डिफाइन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया और उसमें आपको ऑप्शन है सेक्शन 2 का 70, ठीक है, सेक्शन 3 का 41, सेक्शन 4 का सबसेक्शन 5, ठीक है, और एक आ गया नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव मतलब कि ऊपर से कोई भी नहीं। तो देखो आपको इसमें से अगर ये चीज याद है कि सेक्शन 2 में हमेशा डेफिनेशंस को डिफाइन किया जाता है, तो आप इसका आंसर ये लगा दोगे। लेकिन अगर सेक्शन 2 में 41 आ गया, सेक्शन 2 में 5 आ गया, तो आपको दिक्कत हो सकती है। बट ये आपका एक मतलब ऊपरी एक वो है बात है, जो कि अगर आपके इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाए तो आप इसको इस तरीके से टिक कर देना। ठीक है, चलो अब अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब ये सब तो होगी भाई ऊपर वाली बात। तो सेक्शन 2 हमेशा डिफाइन करती है, इस चीज को ध्यान में रखना। Section 2 of the Companies Act 2013 defines a prospectus as any document described or issued as a prospectus and includes a red herring prospectus referred to in Section 32 और सेल्फ प्रोस्पेक्टस, ठीक है, रेफर टू इन सेक्शन 31 और एनी नोटिस। अब सर रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं, ये मैं अभी आपको आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा। ठीक है, प्रोस्पेक्टस थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें सब कुछ आपको कवर करवा दूंगा। बट अभी यही चीज समझो कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस है जिसको कि सेक्शन 32 डिफाइन करता है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस है जिसको कि सेक्शन 31 डिफाइन करता है, या फिर कोई भी एक ऐसा नोटिस, कोई भी ऐसा सर्कुलर, कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम अ पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेस ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया? अब इस चीज को थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में सुनो। ये तो होगी हमारी लॉ की लैंग्वेज। देखो, आपने कभी भी अगर आप शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट है, कोई भी आईपीओ आता है, ठीक है, अगर कोई भी आईपीओ आ रहा है तो आईपीओ आने का मतलब यह है कि आप क्या कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो किसको, पब्लिक को, किसके लिए, सब्सक्राइब करने के लिए या फिर परचेज करने के लिए अपनी सिक्योरिटीज को, क्योंकि आप एक क्या हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो। ठीक है, क्या समझ में आया कि आप किसी भी पब्लिक को जब भी कभी इनवाइट अगर करते हो अपने शेयर्स खरीदने के लिए या फिर अपनी सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए, किसके थ्रू, आप रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस निकालते हो, आप सेल्फ प्रोस्पेक्टस निकालते हो, कोई भी ऐसा नोटिस निकालते हो जो कि सेबी के द्वारा मतलब क्वालिफाइड है या फिर डिफाइन किया गया है, कोई भी ऐसा सर्कुलर निकालते हो, एडवर्टीजमेंट निकालते हो, या फिर कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि क्या करता है, पब्लिक को इनवाइट कर रहा है कि आपकी सिक्योरिटीज को परचेज किया जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अपना प्रोस्पेक्टस। बस इतनी सी बात थी। लॉ में आपको बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के चीजें दिखा दी जाएंगी। ठीक है, लॉ थोड़ा सा हार्ड होता है, मैंने अभी आपको बता दिया कि लॉ थोड़ा सा हार्ड होता है, इसी के लिए मैंने आपको लॉ सबसे पहले टॉपिक उठाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपको छोटा मोटा सा कोई इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ा के आपको खत्म कर देता है कि देखो भैया हमारी क्लासेस बहुत ज्यादा अच्छी हैं, ठीक है, आप हमारी क्लास को बाय कर लो। नहीं, ऐसी क्लास चाहिए थी जिसमें थोड़े से आपका दिमाग भी हिले और मेरे को भी समझाने में थोड़े से एफर्ट्स लगे। ठीक है, प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन समझ में आ गई, और इसको कौन सा सेक्शन याद डिफाइन करता है, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 17, इसको याद रखना। ठीक है, चलो आगे चलो। अब प्रोस्पेक्टस क्या क्या हो सकता है, ठीक है, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीजें आती हैं, ये चीजें हमको पढ़नी थोड़ी सी जरूरी है। ठीक है, देयर मस्ट बी एन इन्विटेशन टू द पब्लिक, पब्लिक को एक इन्विटेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पब्लिक को एक इन्विटेशन होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने कभी बिजनेस लॉ पढ़ा हो तो उसमें क्या बोलते हैं कि देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप, मतलब यहाँ पे एक रिलेशनशिप होना चाहिए कि आप इनवाइट कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो और सामने वाला अपनी कंसेंट से उस चीज को एक्सेप्ट करता है।
ठीक है, ये हमारा इनविटेशन का एक इसमें टॉपिक है, मतलब इनविटेशन का एक इसमें कंसेप्ट है कि एक इनविटेशन होना चाहिए, और वो भी कैसा, फ्री इनविटेशन होना चाहिए। ऐसा कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए कि मतलब आपके सर पे बंदूक रख दी कि भैया खरीदो हमारी कंपनी के शेयर्स को, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात तो होगी कि इन्विटेशन टू द पब्लिक होना चाहिए। द इन्विटेशन मस्ट बी मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी और इन रिलेशन टू एन इंटेंडेड कंपनी। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया किसी कंपनी का ही तो इनविटेशन होगा ना, है ना, किसी कंपनी का ही तो होगा ना इनविटेशन, और किसी कंपनी के ही द्वारा हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि मैं बोलूंगा कि भैया मेरे शेयर्स बेच रहे हैं, मेरे को आके खरीद लो, कोई लगाएगा पैसा? कोई नहीं लगाएगा। हालांकि मतलब ऐसा हो सके अगर तो लोग लगा देंगे पैसा। जैसे कि मानो कि अगर रतन टाटा खड़े हो जाए, ठीक है, और वो बोले कि मैं अपना प्रोस्पेक्टस निकाल रहा हूँ, मेरी जितनी अर्निंग होगी मैं उसके हिसाब से तुमको दूंगा, ठीक है, मुझे कुछ कैपिटल की जरूरत है, तो वो अपने आप के कुछ शेयर्स को इशू करे, पब्लिक भाग के खरीद लेगी। बट यहाँ पे लेकिन सेबी क्या बोलता है, भैया कंपनी का ही निकालना है, किसी पर्सन का नहीं निकालना, ठीक है। द इन्विटेशन मस्ट बी टू सब्सक्राइब और परचेज, ठीक है। इन्विटेशन कैसा होना चाहिए भैया, उसमें सब्सक्राइब और परचेज होना चाहिए। द इन्विटेशन मस्ट रिलेट टू एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। जो हमारा इन्विटेशन जो है, सुनो इस चीज को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कहता है, द इन्विटेशन मस्ट रिलेट टू एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, ठीक है। किसी भी सिक्योरिटीज को हमारा जो इन्विटेशन जो है वो रिलेट होना चाहिए, और किसकी होनी चाहिए, किसी भी कंपनी की होनी चाहिए, किसी पर्सन की तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतनी चीज समझ में आती है बेटा, क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब ये चीज देखो, अब सेक्शन 23 का 1 क्या डिफाइन करता है कि एक पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज, ठीक है, एक कंपनी कैसे अपनी सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है। हमको इतनी चीजें पढ़नी है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, ठीक है, प्री के लिए बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना। फेज फर्स्ट का पेपर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता, वो मॉडरेट पेपर आता है। टू पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, ठीक है, आपको प्रोस्पेक्टस मतलब कि अपने पब्लिक ऑफर, आईपीओ जिसको हम लोग कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, वो चीज निकालनी पड़ेगी बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ठीक है, पार्ट 1। तो पार्ट 1 जो होता है हमारा, उसके आपको कंप्लाइंस करने पड़ेंगे, क्या प्रोविजंस को, इसके लिए थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है, आप प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकते हो, बट कंपनीज एक्ट के पार्ट 2 में इस चीज को डिफाइन किया जाता है। कंपनीज एक्ट के पार्ट 2 में इसको डिफाइन किया जाता है। सब प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, पब्लिक ऑफर क्या होता है, ये हम लोग आने वाली क्लासेस में अपने पढ़ेंगे, ठीक है, इस चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सी क्या कहता है हमारा, थ्रू अ राइट्स इशू, ठीक है, राइट्स इशू कर सकते हैं, बोनस इशू कर सकते हैं, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। कुछ हमारे ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं, उस ही केस में आप शेयर्स को क्या बोनस इशू कर सकते हैं या फिर राइट्स इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे प्रोविजंस क्या होते हैं, वो भी हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से पब्लिक अपने इशू, शेयर्स को इशू या सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है, ठीक है। फिर or a company may which intends to get its securities listed also with the provisions of the SEBI, ठीक है, 1992 and with the rules and regulations made there under, ठीक है। तो सेबी जो है हमारी, सेबी कौन हो गया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हम पेपर देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, वो 1992 में उसने अपने प्रोविजंस बना रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या कर सकते हो, अपनी सिक्योरिटीज को इशू कर सकते हो। आप अपने मर्जी से आप अपने आप से कोई प्रोस्पेक्टस बना के लेके जाओ, उसको जाके पब्लिक को दे दो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। सेबी ने अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए बोला हुआ है कि आप इनको फॉलो अप करो, और इनके बाद ही आप क्या कर सकते हो, अपनी सिक्योरिटीज को इशू कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, आपको दंड लगाया जाएगा आपके ऊपर, और वो दंड क्या है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारी ऐसे प्रोविजंस हैं जिनकी वजह से सेबी मतलब कि जैसे फ्रॉड हो जाना कंपनीज में, या फिर पब्लिक को उल्लू बना देना, है ना, इन सब चीजों को मतलब रोकती है सेबी हमारी जो होती है वो। सत्यम स्कैंडल इज द मोस्ट फेमस केस फॉर दिस, ठीक है। सत्यम जो है, सत्यम हो गया, हाँ, और कौन थे हमारे, हर्षद मेहता जी हो गए, है ना, ये लोग कौन थे, ये हमारे कुछ मतलब सबसे ज्यादा फेमस है इन सब चीजों के लिए। सहारा हो गया, जिस अभी सहारा का भी केस चल ही रहा है, ठीक है। तो सेक्शन 23(2) लेज डाउन दैट अ प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटी। अब देखो सेक्शन 23 का 2, ये वाले सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, जो वाले याद करने वो मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। बताता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी किस तरीके से सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है। सुनो, बाय वे ऑफ राइट्स इशू और बोनस इशू अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है, जिनके बिहाफ पे आप राइट्स इशू और बोनस इशू कर सकते हैं। याद रखना, प्राइवेट कंपनी के लिए यही 2 प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, दोनों को याद कर लो,
ठीक है, बस इतनी सी बात है, दिमाग में अपने बैठा लो। प्राइवेट कंपनी है अगर कोई भी, ठीक है, तो वो क्या राइट्स इशू कर सकती है या फिर बोनस इशू करेगी। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं कर रही और अगर ये दोनों नहीं कर रही तो कैसे करेगी भैया? प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू क्या कर देगी? कंप्लाई, मतलब इस प्रोविजंस के थ्रू, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू उसको इशू कर सकती है। ठीक है, अब देखो, अब आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, वाले हमारे मैटर्स जिनको हमको क्या करना है, स्टेट करना है, किसमें? प्रोस्पेक्टस में, कि मतलब इनको डिफाइन हमको करना है। सुनो इस चीज को, इसका सेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 26 का सबसेक्शन 1 स्टेट्स दैट एवरी प्रोस्पेक्टस इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ पब्लिक कंपनी ईदर विथ रेफरेंस। ठीक है, जो पब्लिक कंपनी जो होती है ना, सुनो इधर, पब्लिक कंपनी जो है यही पब्लिक को इनवाइट कर सकती है, किसके लिए? शेयर खरीदने के लिए। प्राइवेट कंपनीज पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। ठीक है, either with reference to its formation or subsequently or on behalf of any person who is or has been engaged or interested in the formation of a public company shall be dated and signed and shall state the information। ठीक है, कुछ हमारी इंफॉर्मेशन है जिसको कि आपको प्रोस्पेक्टस में अपने डिफाइन करनी होती है, वो वही चीज हमको याद रखनी है। ठीक है, इस वाली डेफिनेशन में कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आपको जो चीज याद रखनी है, बस ये चीज है कि आपकी पब्लिक कंपनी है तो आप क्या कर सकते हो? प्रोस्पेक्टस को इशू कर सकते हो कि आपके लिए यहाँ पे पब्लिक आए और आपके शेयर्स में पैसा लगाए। ठीक है, अब सुनो, अब प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीजें आती हैं, ये वाली चीज हमारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है कि आपके प्रोस्पेक्टस से क्या क्या चीजें जो हैं वो डिफाइन की जानी चाहिए। किसमें? प्रोस्पेक्टस में, आपकी कंपनी के द्वारा। सुनो इधर, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी की एक रजिस्टर्ड ऑफिस होती है, हालांकि हमको रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं पढ़नी, बट ये चीज इसमें डिफाइन होनी चाहिए। ठीक है, ऑफ द कंपनी, कंपनी सेक्रेटरी मतलब CS हो गया। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, CFO हो गया। ठीक है, ऑडिटर्स हो गए, मतलब कि आपकी कंपनी में CA जो है। ठीक है, कोई भी आपका लीगल एडवाइजर्स है। ठीक है, बैंकर्स हैं, कोई भी अगर आपके यहाँ पे जिससे आप ट्रेडिंग वगैरह कर, मतलब ट्रेडिंग बोले तो जिसमें आपके अकाउंट हैं या फिर जिसमें आपके क्या है, बैंक डिटेल्स हैं। ठीक है, ट्रस्टीज हो गए आपके। ट्रस्टीज हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ट्रस्टीज जरूरी नहीं है कि हर एक कंपनी में हो। तो अगर देखा जाए तो आपके देखो, कंपनी के CS, ठीक है, CFO जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, ऑडिटर्स हो गए, लीगल एडवाइजर्स हो गए और बैंकर्स हो गए। ठीक है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, और रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, इस चीज को क्या करोगे? ध्यान में रखोगे इन वाली चीजों को। डेट्स ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द इशू, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, कि जब तक आप डेट ही नहीं बताओगे तो लोग क्या करेंगे? लोग उसमें अप्लाई कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या रहता है? डेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द इशू। ठीक है, फिर उसके बाद में हमको ये भी बताना पड़ता है कि अगर आपके शेयर्स, मानो कि जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, जैसे कि आप IPO वगैरह खरीदते होंगे, तो ऐसे जरूरी नहीं है ना कि आपके हर बार IPO निकल जाए, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन जब होगा तो उस वाली केस में क्या होता है, जब आपको आपका IPO इसीलिए नहीं निकलता क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। एक केस इसमें देखो, दो चीजें होती हैं इसमें, होता है एक तो होता है कि प्रो राटा बेसिस हो जाता है, कि मतलब आपको जितने आपने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उससे कुछ कम शेयर्स को आपको दे दिए जाएंगे। मतलब कि मानो कि आपने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो आपको 8 शेयर्स दे दिए जाएंगे। या फिर एक क्या हो सकता है कि आपको पूरा का पूरा ही रिफंड कर दिया जाए। ठीक है, मतलब आपका कुछ भी अपने पास में नहीं रखेगी कंपनी, क्या कहेगी? भैया आपको एक भी शेयर नहीं मिला, आप चले जाओ यहाँ से। ठीक है, मतलब आपको हम नहीं दे सकते। तो ये प्रो राटा का बेसिस अब कम हो चुका है थोड़ा सा, अब जो चलता है वो रिफंड का केस चलता है ज्यादातर। ठीक है, मतलब कि आपने 10 शेयर्स में अप्लाई किया है तो आपको 8, मतलब आपने अगर 10 के लिए अप्लाई किया तो 10 का 10 ही आपको या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रो राटा थोड़ा कम चलता है आजकल। फिर सेकंड, अब थर्ड वाले क्या कहता था? स्टेटमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है हमारे, उनकी स्टेटमेंट। ठीक है, सेपरेट बैंक अकाउंट where all monies received out in the issue are to be transferred and disclose of details of all monies included utilized unutilized monies out of the previous issue in the prescribed manner। ये बोलता है कि आपको अपने कंपनी से एक सेपरेट बैंक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। किसके लिए? जो भी कुछ आप अपना क्या कर रहे हो, शेयर्स के लिए जो भी कुछ अभी न्यू जो इशू कर रहे हो, या फिर अगर आपने पहले कोई भी इशू किया है। ठीक है, पहले क्या होता है? सबसे पहले आता है हमारा IPO आता है, फिर हमारा आता है FPO होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, ये IPO के बाद में आता है हमेशा, तो ये चीज याद रखना, कभी क्वेश्चन आ जाए तो IPO हमारा पहले आता है, फिर उसके बाद में जो उसको फॉलो करता है वो हमारा FPO होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो क्या कहता है कि अगर आपने कभी पहले भी कोई भी IPO अगर निकाला हुआ था, ठीक है, उसका पैसा क्या है, उसका पैसा कितना यूटिलाइज्ड हुआ, कितना यूटिलाइज नहीं हुआ उसकी मनी। ठीक है, वो सब कुछ हमको डिफाइन करना है। फिर डिटेल्स अबाउट अंडर राइटिंग ऑफ द इशू। ठीक है, कोई भी ऐसी डिटेल्स जो कि हमारी किसके लिए? अंडर राइटिंग ऑफ द इशू के लिए की गई।
ये सारी सारी आ जाती है। फिर इसके बाद में देखो और भी चीजें हैं। अब सर ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो रहा है, याद कैसे करेंगे? मैं आपको चीजें बता दूंगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है। द कंसेंट इन द राइटिंग ऑफ द डायरेक्टर्स, ये बहुत ज्यादा मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये मतलब आपके जो डायरेक्टर जो है उनकी कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है। बैंकर्स टू द इशू, इनकी कंसेंट होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स ओपिनियन होना चाहिए। द ऑडिटर्स की कंसेंट होनी चाहिए कि भैया इसमें कोई भी गलती नहीं है, प्रोस्पेक्टस जो आ रहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर उसमें कोई भी गलती पाई जाती है तो इन सब लोगों के ऊपर क्या होती है, बाद में गाज गिरती है, मतलब इन लोगों के ऊपर पेनल्टीज लगाई जाती है। द अथॉरिटी फॉर द इशू एंड द डिटेल्स ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड देयरफॉर, ठीक है। कोई भी ऐसी अथॉरिटी है जिसके लिए इशू किया जा रहा है या डिटेल्स जो भी कुछ है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है अपनी मीटिंग्स में। प्रोसीजर एंड टाइम शेड्यूल फॉर अलॉटमेंट एंड इशू ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। प्रोसीजर बताया जाएगा कि आपको ऑनलाइन पेमेंट लेनी है, ऑफलाइन लेनी है। वैसे आजकल तो ऑनलाइन ही ली जाती है, ठीक है। आप चाहो तो आप अपने डीमेट अकाउंट को खोलो, उसमें आईपीओ पे जाओ और उसके बाद में फिर क्या करोगे, फिर उसमें नीचे वो रहते हैं, ठीक है। आप उसमें नीचे क्लिक करोगे और अब तो उसमें कट ऑफ प्राइस पे डायरेक्ट क्लिक करो, ठीक है। आपको उसके अंदर अमाउंट अपने आप भर जाता है। पेमेंट करो, चाहे आप यूपीआई से पेमेंट करो, नेट बैंकिंग से पेमेंट करो, या फिर अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते तो आप अपने किस में जाओ, नेट बैंकिंग में जाओ। हाँ, उसमें एक रहता है AFSPA, शायद यही रहता है, मैं भी उसका शायद नाम यही रहता है कि मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली चीज हमारी रहती है। तो उसके अंदर जैसे आप AFSPA नहीं रहता, कुछ और ही रहता है, ASBA रहता है शायद, ASBA है ना। तो आप उसमें जैसे जाओगे, हालांकि हमारे टॉपिक में नहीं, बस बता रहा हूँ, ठीक है। ASBA रहता है, तो उसमें जैसे आप क्लिक करोगे फिर आप उससे भी जाके अपने उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2-3 तरीके रहते हैं इस तरीके से अप्लाई करने के, ठीक है। आगे क्या रहता है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, ठीक है। कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या है, इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, कैसे वाले मैनर में जो कि हमको प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। शेड्यूल 3 में हमारी बैलेंस शीट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पब्लिक ऑफर, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके ऑब्जेक्ट्स क्या है पब्लिक ऑफर के लिए, आप उसको किस तरीके से यूज करोगे, ठीक है। प्रेजेंट इशू एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज जो कि कंपनी एक्ट में डिफाइन की गई है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आता है, द मेन ऑब्जेक्ट्स एंड प्रेजेंट बिजनेस ऑफ द कंपनीज, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ये चीज बतानी है कि आपके कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब आप कंपनी जो है वो किस चीज में ट्रेडिंग कर रही है, मतलब ऐसा तो नहीं गुपचुप तरीके से कुछ और काम कर रहे हो और आप पैसा किसी और काम के लिए उठा लो। जैसे कि बहुत सारे बिल्डर्स ने क्या किया था, पैसा उठाया। इसका बहुत ज्यादा अच्छा आपको एग्जांपल मैं देता हूं, क्या किया, जैसे मैं आपको इसका यूनिटेक का ही बता देता हूं, ठीक है। यूनिटेक क्या थी, एक रियल एस्टेट कंपनी थी। यूनिटेक के आपने देखे होंगे ना, यहाँ पे जैसे आप गुड़गांव वगैरह, नोएडा वगैरह में जाओगे तो बहुत सारे इनके वो मिलेंगे आपको, बिल्डिंग्स वगैरह मिलेंगे, टावर्स मिलेंगे, ठीक है। यूनिटेक क्या था, एक रियल एस्टेट कंपनी थी। ये लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने पैसा उठाया मार्केट से, ठीक है। मार्केट से मतलब आईपीओ वगैरह निकाल के पब्लिक ऑफर के थ्रू पैसा उठाया और उस वाले पैसे को क्या किया इन्होंने कहा कि भैया हम रियल एस्टेट कंपनी है, अपने प्रोस्पेक्टस वगैरह में रियल एस्टेट का सब कुछ निकाला। बट जो इन्होंने पैसा जो अपना उठाया रियल एस्टेट के नाम पर, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट उसको कहीं और कर दिया क्योंकि इनको कहीं और से ज्यादा प्रॉफिट आ रहा था। तो इस वाले केस में सेबी ने इनको कहा आप ज्यादा चालाक मत बनो, आप ज्यादा चालाक मत बनो भैया, हमारे पास में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। आपने उनको फॉलो अप नहीं किया, अब आप कहां जाओगे, अब आप जाओ भैया कहां पे, जेल में। कहां पे जाओगे, जेल में। देखो 2 तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके ऊपर मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो होती है वो इनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है कि आपने कंपनीज एक्ट को फॉलो अप नहीं किया। क्या किया आपने, कंपनीज एक्ट को फॉलो अप नहीं किया। और दूसरी कार्रवाई इनके ऊपर सेबी कर सकती है। सेबी कहेगी कि भैया सेबी एक्ट 1992 जो है आपने उसको फॉलो अप नहीं किया। तो दोनों लोग मिलकर इनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। हालांकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कोई अगर अपनी रेट वगैरह डाल दे सुप्रीम कोर्ट में तो वो भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो अलग अलग लोग इनके ऊपर फिर केसेस चलते रहते हैं, ठीक है। अगर फ्रॉड हो जाता है तो सीबीआई इनके ऊपर केस करती है। तो इस तरीके से अलग अलग चलते हैं। बट ये मेन जो होते हैं वो हमारे इसमें जो इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो होता है हमारा एमसीए का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, याद रखना। और दूसरा जो होता है वो सेबी इनके ऊपर कार्रवाई करती है अगर ये लोग प्रोस्पेक्टस वगैरह में कुछ भी घपलेबाजी करते हैं। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको मिलना चाहिए कितना, 90% का, ठीक है। इस चीज को याद रखना, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% नहीं हुआ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका 90% नहीं हुआ तो आपको क्या पड़ेगा, आपको उस वाले अमाउंट को जितना भी है वो सब वापस करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, उसको वापस करना पड़ेगा। और वो भी कितने दिन के अंदर, वो भी है 15 दिन के अंदर, 15 डेज के अंडर में, ठीक है। अगर आपको 90% सब्सक्रिप्शन नहीं होता तो आपको 15 डेज के अंदर उसको वापस करना पड़ेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखना। क्वेश्चन इससे बनता ही मतलब बन सकता है, बनता ही ये तो नहीं कहूंगा बट बन सकता है।
डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग देयर अपॉइंटमेंट रेम्युनरेशन, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स कि आपने कि अपने डायरेक्टर को कब अपॉइंट किया था, उनकी रिटायरमेंट कब करवाएंगे आप। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जिस समय पे प्रोस्पेक्टस इशू करना है उस समय पे आपने अच्छे अच्छे मतलब मार्केट से 10-15 अच्छे अच्छे क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उठा लिया, और जब आपका क्या हो जाता है, इश्यू हो जाता है आपका प्रोस्पेक्टस, और उसके 1 साल बाद या फिर 1.5 साल बाद आप क्या करते हो, उनको हटा देते हो। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना। तो आपको इनके क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट कब हुई है, रेम्युनरेशन कितना है, ये सब कुछ इसमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। डिस्क्लोजर इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अबाउट सोर्सेस ऑफ प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है वो सब भी डिफाइन करना पड़ेगा। ये चीज समझ में आई कि आपको इसमें क्या क्या डिफाइन करना है। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इस चीज को। तो देखो, सबसे पहले तो होगा कि हमारे नेम क्या है, CA CS, ठीक है, CFO LA मतलब लीगल एडवाइजर्स, बैंकर्स आपके कौन से हैं, ये सब कुछ। सबसे सिंपल सी बात इसमें ये थी, ये वाली चीज। ठीक है, डेट्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, अगर आपको क्या नाम है, जो हमारा अगर किसी का नहीं निकला तो उस वाले केस में रिफंड कितने दिन में होगा, वो चीज डिफाइन करनी है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये चीज डिफाइन करनी है कि हमने जो पहला जो पैसा लिया था हमने उसका कितना यूटिलाइजेशन किया है, और वो हमारा दूसरे अकाउंट में पड़ा हुआ है। अब जो हम नया जो लेंगे, नया जो पैसा लेंगे उसका हमारा ये वाला सेपरेट अकाउंट है, हम इसमें ये वाला पैसा डालेंगे और ये हमारे कंपनी अकाउंट से अलग रहेगा। ठीक है, डिटेल्स अबाउट द अंडर राइटिंग ऑफ द इशू। ठीक है, अंडर राइटिंग की कोई भी अगर इश्यूज हुए, मतलब कोई भी अगर अंडर राइटिंग की फीस वगैरह पे की गई है तो वो सब कुछ इसमें डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स जो है, ऑडिटर्स की कंसेंट, बैंकर्स की कंसेंट, ये डिटेल इसमें की जाएगी। द अथॉरिटी ऑफ द इशू। ठीक है, कोई भी आपकी इशूइंग अथॉरिटी है और पासिंग जो आपको रेजोल्यूशंस पास करने हैं उसके लिए। ठीक है, प्रोसीजर एंड टाइम शेड्यूल फॉर द अलॉटमेंट एंड इशू ऑफ सिक्योरिटीज, कितने टाइम में आप उसको अलॉटमेंट करोगे और क्या क्या डेट्स आपकी रहेंगी जिसमें आप लोग क्या करोगे, उसको पेमेंट को हमसे लोगे, और अगर हमारा नहीं निकलता तो उसको वापस कितने दिनों में करोगे। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, आपकी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, ठीक है, अभी तक कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, फॉरफिटेड कैपिटल्स कितनी है, ये सब कुछ आपको इसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पब्लिक ऑफर की आपकी कंपनी के काम क्या है। ये दोनों अगर देखा जाए तो एक ही तरीके की चीजें, इन दोनों को याद रखना। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बिजनेस के, कंपनी की आपकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे इसके हेड ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ पे है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर आपको 90% नहीं हो पाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वापस करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर। ठीक है, इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, मतलब जिस अकाउंट से आया है उसी अकाउंट में डालना पड़ेगा, आप उससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। अगर होल्ड करते हो तो इसके आप मतलब कुछ दिनों बाद इसके ऊपर पेनल्टी लगना स्टार्ट हो जाती है। वो पेनल्टी कितनी होती है वो आगे वाली क्लासेस में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स क्या है वो सब कुछ इसमें डालना पड़ेगा, उनकी अपॉइंटमेंट, रेम्युनरेशन। डिस्क्लोजर ऑफ कोई भी ऐसा फैक्ट की जो हमारे प्रमोटर से रिलेटेड है या फिर प्रमोटर ने हमारी कंपनी में कोई भी कंट्रीब्यूशन किया है, हमको वो भी इसमें डालना पड़ेगा। इतनी चीज क्लियर है स्टूडेंट्स, इतनी चीज क्लियर है। चले आगे। ओके, वेरी गुड। रिपोर्ट्स टू बी सेट आउट इन द प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ऐसी हमारी चीजें जिनकी हमको मतलब रिपोर्ट्स ऐसी वाली जिनको हमको डिफाइन करना है किसमें, प्रोस्पेक्टस में। ये हमारी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाली चीजें से क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन आता है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या इंक्लूड करना है उस चीज में और रिपोर्ट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें सुनो क्या होता है भैया रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स बाय द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, ऑडिटर की कोई भी रिपोर्ट जो भी है, मतलब आपकी जो रिपोर्ट जो भी ऑडिटर क्या करता है, जारी करता है, ठीक है, वो सब कुछ इसमें आपको डिफाइन करनी है। फिर रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू P&L, ठीक है, कोई भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है फॉर ईच ऑफ द फाइनेंशियल, फॉर द 5 फाइनेंशियल ईयर्स, कितना भैया, पिछले 5 सालों की आपको इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट्स को क्या करना है, जारी करना है। प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, जिस साल आप कर रहे हो फाइनेंशियल ईयर में, मतलब कि इस साल आप इसको इशू कर रहे हो तो आपको पिछले 5 सालों की क्या करनी है, आपको उसमें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को डालना है। ठीक है, किसमें, प्रोस्पेक्टस में। इन केस ऑफ अ कंपनी विद रिस्पेक्ट टू विच अ पीरियड ऑफ 5 ईयर हैज नॉट बीन इलेज्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो हो गया हमारा कि पिछले आपको 5 सालों की उसमें प्रॉफिट एंड लॉस डालना है। ठीक है, लेकिन अगर कोई कंपनी है जो कि नई है, जिसने पिछले 5 साल मतलब अभी तक नहीं अपने पूरे कर पाए हैं, तो उस वाले केस में उसको क्या करना पड़ता है, The prospectus shall set out in such a manner as may be prescribed the reports relating to P&L for each of the financial year immediately preceding the financial year of the issue of prospectus, including such reports of its subsidiaries। ठीक है, तो कोई भी हमारी मतलब कि अब भैया 5 साल नहीं हुए तो जितने भी साल हुए हैं उसकी रिपोर्ट्स आपको डालनी पड़ेगी। बट
केस क्या होता है जनरली, देखो कोई भी कंपनी आते ही कभी भी आईपीओ नहीं निकाल देती। कोई भी कंपनी आते ही कभी भी आईपीओ नहीं निकालती, पहले मार्केट में 5-6 साल अपना काम करती है, ठीक है। ज्यादातर कंपनीज 10 ईयर्स लेती हैं मिनिमम, तो मैंने जितनी भी अभी तक कंपनी देखी हूँ 10 साल के बाद ही अपना आईपीओ को निकालती हैं, ठीक है। चाहे पेटीएम का केस ले लो, बायजूस का केस ले लो, कोई भी कंपनीज होगी हमारी, ठीक है, वो कितना 10 साल तो लेती है कम से कम, किसके लिए, अपने आईपीओ को निकालने के लिए। तो ये हमारा रहता है। अब देखो इसमें आपको याद क्या करना है कि ये कोई 10 साल कोई टाइम नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस बस मैंने आपको बताया आईपीओ के लिए जनरली कंपनी इतना टाइम ले लेती हैं। तो याद क्या करना है इसमें, देखो एक तो सबसे पहले ऑडिटर की जो रिपोर्ट है, ठीक है, उसको पब्लिश करना है। और कितना, 5 ईयर्स की, प्रीवियस 5 फाइनेंशियल ईयर्स की आपको इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्टेटमेंट होती है, मतलब जिसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट भी आप कहते हैं, तो वो हमको क्या करनी है इसमें अपने पब्लिश करवानी है, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर कर दूं ताकि स्टूडेंट जब नोट डाउन करे तो उनको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। रिपोर्ट्स मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर बाय द ऑडिटर्स अपॉन द प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है, ये वही वाली चीज है जो घूम फिर के बार बार आती रहेगी। हाँ, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी फॉर ईच ऑफ द फाइनेंशियल 5 ईयर्स, ठीक है भैया। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द इश्यू एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस इन द लास्ट डेट ऑन विच द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस वर मेड अप, बीइंग अ डेट नॉट मोर देन 180 डेज बिफोर द इश्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस, ठीक है। आपको कितने 180 दिन से पीछे की रिपोर्ट उसमें नहीं छापनी। कितने दिन, 180 डेज, याद रखना, ठीक है। इस वाली चीज को, चलो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, फोर्थ वाले पॉइंट में हम लोग आते हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स अबाउट द बिजनेस और ट्रांजेक्शन टू विच द प्रोसीड्स ऑफ द सिक्योरिटीज आर टू बी अप्लाइड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई इतनी चीज जो कि हमको किसमें, अपने प्रोस्पेक्टस में पढ़नी थी। हालांकि और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट आज क्लास के लिए हम लोग इतनी ही चीजें पढ़ने वाले हैं, ओके। अब देखो, अब हम लोग कहते हैं कि हमको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, हमको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। अब सुनो, यहाँ पे मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो हमको क्या ध्यान में रखना है, सेक्शन 2 का सेक्शन सब्सेंटी क्या करता है, प्रोस्पेक्टस को डिफाइन करता है। क्या कर रहा है, प्रोस्पेक्टस को डिफाइन करता है, ठीक है। फिर हमको ये देखनी है हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होती है। तो अगर हम बोले तो हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होनी चाहिए, 90 डेज, 90% की, ठीक है। अगर आपका 90% नहीं होता, जल्दी से बोलो मेरे साथ में, तो क्या होगा, 15 डेज के अंदर आपको अमाउंट को क्या करना है, ये है कुछ नोट बनाने के तरीके हैं, नोट्स किस तरीके से हमको बनाने चाहिए उस तरीके से बता रहे हैं आपको, ठीक है। 15 डेज के अंदर अमाउंट को रिफंड करना है अगर आप 90% सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते हो तो, ठीक है। फिर इसके अंदर हम आगे वाली क्लासेस में अब क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारे मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस क्या होंगे, ठीक है। अगर मिस स्टेटमेंट होती है तो किस किस को रेमेडी मिलती है, और आपकी लाइबिलिटीज क्या होती है, डायरेक्टर्स की क्रिमिनल लाइबिलिटी, ठीक है। सिविल लाइबिलिटीज में क्या आता है, क्रिमिनल लाइबिलिटीज में क्या आता है, और उसके बाद में हमारे सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं, राइट हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं, ठीक है। ये चीज पढ़नी है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस जो होती है, ये चीजें हमको इसमें पढ़नी है, ओके। तो ये हमारा रहता है। और उसके बाद में अब हमको इस वाली क्लास में जो आज हमने पढ़ा है, इसमें से हमको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। पहले तो ये 2 चीजें हो गई, और फिर उसके बाद में हमको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि हमारी जो कंपनी जो है, कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी, तो वो कैसे या तो राइट इशू करेगी, राइट शेयर्स को, या फिर बोनस शेयर्स को, और या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू उसको इशू करवाएगी, ठीक है। और उसके अंदर मेरिट्स, ये तो चलो छोड़ो, ये ध्यान में रखो कि सीए, सीएस, सीएफओ और लीगल एडवाइजर्स और बैंक्स और रजिस्टर्ड ऑफिस के हमको इसमें डिफाइन करना है, ठीक है। फिर उसके अंदर कि हमारे जितना भी रिफंड होगा वो किस तरीके से होगा, हमको वो भी बताना है, प्रिस्क्राइब टाइम उसका देना है, ठीक है। अगर नहीं ऐसा होता, कोई भी कंपनी अगर आपको रिफंड नहीं करे, तो आप सेबी पे डायरेक्ट कॉल करके उसकी शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। सेबी का एक अपना पब्लिक नंबर होता है, उसमें मतलब कि जैसे जो कस्टमर केयर के नंबर नहीं होते उस तरीके से है, आप उसमें कॉल बैक करके अपने उसको कर सकते हैं, ठीक है। अंडर राइटिंग की जितनी भी डिटेल्स हैं, कितने आपने फीस वगैरह पेमेंट की है, किस कंपनी से करवाया है, किस बैंक से करवाया है, वो सब कुछ आपको देना पड़ेगा। सेपरेट बैंक अकाउंट अगर आपने बनवाया हुआ है वो आपको देना पड़ेगा। हाँ, कोई भी अगर आपका डायरेक्टर्स हैं, ऑडिटर्स हैं, उनकी आपको डिटेल्स वगैरह इसमें देनी पड़ेंगी, ठीक है। उनके ओपिनियन जो है वो आपको इसमें पब्लिश करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको कोई भी रेजोल्यूशन जो है जो आपने लिया है किसके लिए, अपने इश्यू करने के लिए, वो आपको इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। आपका इश्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है, टाइम कितना लेंगे, किस तरीके से करेंगे, प्रोसीजर क्या रहेगा, ऑनलाइन पेमेंट किस तरीके से रहेगी, वो सब आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। आपको कौन सा बैंक है, जैसे कि अगर आपका HDFC बैंक है तो आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि हम इनके साथ में मिलकर अपने इश्यू ऑफ शेयर्स कर रहे हैं,
ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपकी कंपनी के, आपके इश्यू ऑफ शेयर्स के, वो सब कुछ आपको इसमें डिफाइन करना पड़ेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको 90% की लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर नहीं हो पाती है तो क्या करना पड़ेगा, तो फिर आपको उसको रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स आपको क्या करना पड़ेंगे, इसमें डालने पड़ेंगे, अपॉइंटमेंट्स, रेम्युनरेशन उनकी कितनी है, और फिर लास्ट में आपको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है किसके, प्रमोटर्स के बारे में और प्रमोटर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। प्रमोटर्स कौन होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं हमारे वो लोग जो हमारी कंपनी को स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, जो प्रमोट जो करते हैं। फिर उसके अंदर रिपोर्ट्स में आपको क्या करना है, 5 ईयर की, पिछले आपके 5 साल की जो फाइनेंशियल जो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो सबका सब आपको प्रोस्पेक्टस में लेके आना है। उसके बेसिस पे ही आप डिसाइड कर पाएंगे ना, क्योंकि आप तो एक इन्वेस्टर हैं, आप तो कंपनी के हर एक चीज में जाके घुस के नहीं देख सकते कि अंदर क्या चल रहा है, तो आप तो उसकी रिपोर्ट्स देखेंगे कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसके बेसिस पे ही आप उसको क्या कर पाएंगे, आप उस वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। और अगर कोई भी कंपनी जो है वो नई है तो उसको किस तरीके से प्रोसीजर करना है, और उसके बाद में फिर हमने देखा कि हमको किस तरीके से हमारा ऑडिटर जो है वो 180 डेज से पुरानी कोई भी रिपोर्ट जो है उसको पब्लिश नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कोई भी ऐसी बिजनेस ट्रांजेक्शन है जो कि कंपनी को अफेक्ट कर रही है या फिर हमारी सिक्योरिटीज को फ्यूचर में अफेक्ट कर सकती है, हमको उसको भी पब्लिश करना है, ठीक है बेटा। ये चीज होगी आज की हमारी क्लास में, और ये क्लास आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी हैं, मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी चैनल के साथ जुड़ के, या फिर अगर आप चाहें तो और फर्दर जाके हमारे टारगेट सेबी ग्रेड ए 2022 बैच को बाय कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट होने वाला है 17 जनवरी। इसमें आपको मिलेंगी रिकॉर्डेड क्लासेस पड़ी रहेंगी, ठीक है, आपकी लाइव क्लासेस होंगी। अगर आप किसी भी तरीके से लाइव क्लास को मिस कर देते हो तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको टीच मिनट जो है आपका एप्लीकेशन है, या फिर अगर आप चाहो तो आप इसमें वेबसाइट पे भी खोल सकते हो टीचमेंट पे, ठीक है। मैं आपको क्लास आईडी दे दूंगा, आप उससे हमसे कनेक्ट हो जाओगे पेमेंट करने के बाद में, ठीक है। 1499 आपका पेमेंट रहेगा, कब तक, 15 जनवरी तक। अगर आप 15 जनवरी के बाद में पेमेंट करते हैं तो वो आपको 1999 हो जाता है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे मैंने आज आपकी क्लास करवा दी, तो इसके मैं कुछ आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस दूंगा, जैसे 10-10 क्वेश्चंस रहेंगे पर डे के, सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे और आपको ये भी याद रहे कि किस तरीके से हमारे मतलब क्वेश्चंस आएंगे जो हमने टॉपिक जो पढ़ा है। और उसके बाद में जो भी क्लास होगी उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी एज इट इज, ठीक है। मैंने उसमें क्या क्या चीजें अंडर हेड आपकी हेड हाईलाइट कर दी हैं, कौन कौन सी चीजें अंडरलाइन कर दी हैं, किस पे स्टार लगा दिया, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। और जब आपका पूरी क्लासेज जैसे कंपनी लॉ खत्म हो गया तो उसकी पूरी ई बुक आपको प्रोवाइड करवा दी, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारे उसमें रहेगा। आप चाहे तो हमारे बैच को परचेज कर सकते हैं, और अगर आप नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और शेयर कर सकते हैं वीडियो। जो भी कोई अगर आपका फ्रेंड भी तैयारी कर रहा है और वो चाहता है कि हमारे साथ में कनेक्ट हो जाए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कर देना, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को देखने के लिए। इसी तरीके से हमारे साथ में जुड़े रहिए और फ्यूचर में हमारी वीडियोस का लाभ उठाते रहिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ में कनेक्ट होने के लिए।